अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिकरी। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने ट्वीट की और मुबारकबाद पेश की नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को। और उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं वो कि नई जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जो एतमाद का फुकदान है उसको ख़त्म करने की वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं और वो ख़त्म करने की वो कहते हैं कि जी ये कोशिश की जाएगी। और जो 8 माह में उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि जी गुज़िश्ता 8 माह में जो मुल्क की आवाम कौम और जो रियासत के दरमियान जो एक एतमाद का फुकदान देखा जा रहा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है, वो उसको दूर करने की तरफ जो है वो काम किया जाएगा। इस पर शदीद तनकीद का निशाना उनको बनाया मरियम नवाज़ साहिबा ने, और जो कि नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। वो कहती हैं कि आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायद आज़म का ये फरमान, चूँकि इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कायद आज़म की तकरीर से इक़्तिबास को भी जो है वो ट्वीट का हिस्सा बनाया, जिसमें बाबाए कौम का कहना था कि पॉलिसी मामला जो है वो तय करना सिविलियंस का काम है, जबकि फ़ौज की जिम्मेदारी वही काम करना है जो उसके सुपुर्द किया जाए। सो इस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने आगे से कहा कि जी आपकी सियासत आपके हाथ आंखें और कानों की रुखसती के साथ साथ दफन हो चुकी है। और साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि आप कायद आज़म का ये फरमान उस वक्त आपको याद नहीं आया था जो उन्होंने बातें अपने ट्वीट का उन्होंने हिस्सा बनाई। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी आज तनकीद की और यही इमरान खान साहब की ट्वीट को लेकर उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं। आप लोगों को कायदे आज़म के फरमान बताते हैं। आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, जो लोगों पर इल्जाम लगाकर, तोहमत लगाकर, बोहतान लगाकर जो अवाम को, लोगों को तकसीम करे, हेट स्पीच करे, क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? जो 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ हुआ, वो आज पाकिस्तान की अवाम को आप भुला नहीं सकते, इसलिए आप भाषण मत दें। आज बिलावल भुट्टो साहब भी यौम तासीस जलसे से जब वो खिताब, तो उन्होंने भी बड़ी बातें रेस की। उन्होंने जमहूरी जिद्दोजहद की और जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है वो ये कह रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्टेड है, जिसके हवाले से आपको याद होगा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि जी ये सिलसिला और सियासी जो हर पार्टी है वो कहते हैं कि अपनी फतह और शिकस्त को उनको कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के बजाय एक इलेक्टेड हुकूमत आए। सो इस पर भी आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन बड़ा ज़रूरी है मुल्क की मईशत इस वक्त किस नहेज पर पहुंच चुकी है और माशी गैप्स किधर हैं, हम अपने माशी अहदाफ मुकम्मल कर सकेंगे, पूरे कर सकेंगे। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल भी है जो अनफॉर्चुनेटली हम भुला चुके हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी पॉलिटिक्स सेंट्रिक नज़र आती है इस मुल्क में कि सारी डिस्कशन, सारी डिबेट जो है, और वो हिमाद अज़हर साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जिस तरह से कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले 1 से 1.5 महीने में वो कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं कर रहा होगा और सारी की सारी बात जो है वो मईशत को किस तरह से दोबारा खड़ा किया जाए इस पर बात हो रही होगी। आज हमने सोचा कि जी गुफ्तगू का आगाज़ ही, डिस्कशन का आगाज़ ही हम करें माशी इस वक्त सूरत हाल को लेकर। और जो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर निकल चुका है और ये तासुर पैदा किया जा रहा है, या वो ये बात कह रहे थे कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं और गलत मालूमात फैलाकर ये एक अनसर्टनिटी, एक हैजानी की कैफियत जो है वो पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब हमें। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, ये जो माशी इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है हमें, आपसे बुनियादी सवाल तो यही है कि इस वक्त कोर इशू है किधर? क्योंकि सियासतदानों की तरफ तो जाएं तो जी इंशाल्लाह बहुत अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं और आगे भी मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस किस्म से आगे हमें गुफ्तगू होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन मुल्क की मईशत की है क्या? डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से मुल्क बाहर आ चुका है? खुर्रम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खुर्रम साहब से जैसे ही हमारा राब्ता रीस्टैब्लिश हो जाए तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी कमिटेड नज़र आ रही है इस वक्त अपने माशी अहदाफ हासिल करने के लिहाज से। और साथ साथ हमें इस वक्त जो एक फ्लड्स, सैलाब की सिचुएशन से भी हमारा सामना था जिसकी वजह से, और हमारे साथ IMF का भी एक जो 9th रिव्यू
की सूरत हाल है, उसमें भी हमें टारगेट्स, हमें 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस की हमें बात की गई है, जिसको मशरूत किया गया है IMF के इस रिव्यू से। खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इस वक्त मसला है किधर और क्या मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की ख़तरे से बाहर निकल चुका है? जी, थैंक यू अलीना फॉर हैविंग मी। देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट 1 साल में डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। और उसकी वजह यह है कि जो इनफ्लोज होते हैं, यानी कि जो भी अदायगियाँ होती हैं, वो उस हिसाब से जितनी जो है वो फंडिंग रिक्वायर्ड होती है, वो प्लान्ड होती है, प्रोजेक्टेड होती है। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ कि कितनी हमने अदायगियाँ करनी है, तो अदायगियाँ तो बहुत ज़्यादा। और पहले तो ये बता दूँ, सिचुएशन ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जो है नहरें फेरी, शहर की नहरें फेरी, तो प्रॉब्लम तो है। और देखना ये कि प्रॉब्लम हम हल कैसे कर रहे हैं, इसका भी प्लान ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बहुत बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बट ये है कि हमें जो अदायगियाँ करनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो तकरीबन 22 से 30 अरब डॉलर की हैं साल में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आप कर्जों को वापस करना है Repayments। और वापस करना है, बिल्कुल। अब उसके अगेंस्ट जो है इस तरह की बात हुई है कि तकरीबन कोई 26 बिलियन डॉलर्स की जो है फंडिंग प्लान्ड है। यानी कि IMF आपके साथ जब आता है, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, जितने मल्टीलेटरल जो है बैंक होते हैं या मल्टीलेटरल जो अदारे होते हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं, एम फंडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, मजीद डेट देते हैं। ये एक तरफ बहस है कि जी डेट लेके डेट उतारना, कर्जा लेके कर्जा उतारना, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। ये सबसे बड़ी फ्रॉड स्ट्रैटेजी है, जिस वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में हर्ट हुई है। और लोग अब हमें यही समझते, चाहे हमारे दोस्त हों, वो चाइना है, सऊदी अरेबिया है, या फिर UAE है, या IMF हो, ये समझते हैं यार ये बेल आउट के लिए आते हैं और आज पैसे मांगते हैं। बेल आउट होता है कुछ अरसे के लिए, फिर आपस में लड़ते हैं और फिर जो है खराब कर देते हैं और मजीद जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब हमें इन्वेस्टर मार्केट में जाना भी प्रॉब्लम हो रही है, बॉन्ड होल्डर्स के पास जाना प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में आप आम एक इन्वेस्टर पैसा रेस करना मुश्किल हो गया। ये गंभीर सिचुएशन है। लेकिन जहां तक ये सवाल है आपका कि डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, एटलीस्ट हम शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट नहीं कर रहे। हमारे पास इतने एटलीस्ट डॉलर्स हैं कि हम ये जो पेमेंट्स आ रही हैं, 5 तारीख को एक पेमेंट है, 2 तारीख को शायद हो जाए, वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक है जो बॉन्ड होल्डर्स, वो हो जाएगी। और एज पर ब्लूमबर्ग हम 10% हमारा चांस है डिफॉल्ट का अगले 1 साल में। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, ये सिचुएशन चेंज होती है विद टाइम, जैसे आपके हालात खराब होते हैं, ठीक। राइट, पर खुर्रम साहब, मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन और एवर सिंस इसहाक डार साहब अस्यूम चार्ज एज फाइनेंस मिनिस्टर, आपको लगता है डायरेक्शन इस वक्त एक सिमत का तयन कर लिया गया है? क्योंकि मिफ्ता साहब भी मामलात को चला रहे थे और उसके इसहाक डार साहब के आने के बाद तो, और अभी वो खुद भी एक बात कह रहे हैं कि जी मुल्क में पैसा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर्स हमारे पास उतने नहीं है जितने होने चाहिए। देखें, एक स्टैंडर्ड दुनिया का ये है कि आपके पास तकरीबन 6 महीने के रिजर्व होने चाहिए इंपोर्ट के। यानी कि जितना आप दुनिया से वो चीज़ें मंगवाते हैं जो आपके पास नहीं है, या अपने इस्तेमाल के लिए या बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके आपके पास रिजर्व्स कम से कम 6 महीने के होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास जो है 6 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट होती है हर महीने की, ऑन एवरेज बता रहा हूं, 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी रॉ मटेरियल आता है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वो बना के एक्सपोर्ट करती हैं, और ऐसी भी चीज़ें आती है जो हम खुद यूज़ करते हैं, जिसमें आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो 6 अरब डॉलर है ना, तकरीबन 6 महीने का मतलब है कि 36 बिलियन डॉलर रिजर्व होने चाहिए आपके पास आज, और आपके पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर रिजर्व है, जो कि 36 दिन के हैं। तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स डॉलर्स की कमी है, तभी आप देखें LCs पे प्रॉब्लम हो रही है, जो बाहर से कमर्शियल पेमेंट्स है वो रुकी जा रही हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके अगेंस्ट अभी 500 मिलियन डॉलर्स के एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे आए हैं, 500 मिलियन डॉलर्स, बट वो इनफ नहीं है। हमें क्या करना है? हमें डेवलपमेंट बैंक्स के पास जाना है, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, ADB के पास जाना है, और अपने जो सबसे ज्यादा हमारा जो हमारा कर्जा है ना लीना, वो है 100 अरब डॉलर पब्लिक फॉरेन पब्लिक डेट कहते हैं। जो कर्जा है वो 100 अरब डॉलर है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चंक है वो चाइना का है, 30 अरब डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के पास हमें पहले जाके उनके साथ एक कमिटमेंट के साथ जाके बात करनी चाहिए कि आप हमें रोल ओवर करते हैं जो हमारे आपकी अदायगी हैं। 22 अरब डॉलर में ना 6 अरब डॉलर की कमर्शियल बैंकों की अदायगियां हैं, 6 अरब डॉलर की।
1-2 अरब डॉलर की जो है वो गिनती है हमारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, और बाकी जो आईएमएफ को 1-1.25 अरब डॉलर हमने रीपे भी करना है। आईएमएफ को हम ये पावर करवाएं सब मिलके। बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये नामुमकिन लगता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। ये स्टेक होल्डर्स जाके आईएमएफ से ये कहें कि देखिए बाबा, हमारे पास 4 बड़े इश्यूज, कोविड आया है, रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, आपके यहाँ ग्लोबल रिसेशन आ गया है, आपके यहाँ फ्लड आ गया, फ्लड हिस्टोरिक फ्लड, तबाही मचाई। तो आपकी पूरी इंडस्ट्रियल चेन, एग्रीकल्चर चेन खराब हो गई है ना, तो आप मुझसे ये जाके कहें कि आप हमें इसके बजाय कि आप हमसे पैसे मांगे, आप क्या काइंडली आप हमें और फंडिंग दें, हमारी फंडिंग माफ करें। G20 कंट्री से हम रिक्वेस्ट करें मिलकर कि हमें माफ करें फंडिंग, कि हम इस काबिल नहीं है अब कि आप पे कर सकें। एक तो बट हमारी खुर्रम अपनी साहब, आपको लगता है आईएमएफ वुड बी विलिंग टू डू दैट? वो तो उल्टा आपसे कह रहा है कि नए टैक्सेस लगाएं 800 क्यों नहीं अरब के। करेगा, देखें क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। वो कोविड के दरमियान उसने हमें एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी दी ना, उससे पूरी दुनिया की मदद की ना, जब कोविड आया हुआ था। आज आपके पास फ्लड्स आए हुए हैं, फ्लड्स कोई छोटे तो फ्लड्स नहीं है, $30 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ है आपको, बल्कि इससे भी ज्यादा हुआ होगा, ये तो एक एस्टिमेटेड नंबर है। तो आपके पास इतना बड़ा लॉस है जिसको आपको रिकवर करने के लिए बड़े साल लगने हैं। और आपकी देखे ना, 1/3 आबादी आपकी जो है हिट भी है, 1/3 आबादी कम नहीं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी इतनी बड़ी चंक आबादी हर्ट हो गया है, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं और गरीब लोग हैं, पॉवर्टी आपकी बढ़ने जाती है, रिसेशन है दुनिया में, आपके एक्सपोर्ट से इतनी ज्यादा ना हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते ना, डिफॉल्ट करेंगे तो उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आईएमएफ को हमें ये बड़ा जो है ना कमिटमेंट के साथ बताना होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने क्रेडिबिलिटी गवाई है, तो रिस्टोर करना आसान नहीं है, बट डेवलपमेंट बैंक्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, सिर्फ और सिर्फ दिन रात ये काम हो हमारा कि जो हमारी पॉलिसी मेकर्स आई नो ये कहाँ क्या कर रहे हैं पता भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, ये दिन रात एक काम करें, इनके पास जाएं और इनके पास कमिटमेंट शो करें कि देखें हम आपके साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि आपके 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में एक प्लान के हिसाब से आपको हम वापस करेंगे सारे कर्जे और अपने आप को भी दोबारा खड़ा करेंगे। लेकिन जब विल होती है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं होगी तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। राइट, लेकिन इस हुकूमत में आपको विलिंगनेस नजर आ रही है? देखिए मुझे बताएं कौन सी हुकूमत होती है जो कि जानबूझ के जो है डिफॉल्ट की तरफ जाएगी, जानबूझ के अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खर्च करेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल कौन जाया करता है, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो होती है ना, जो गवर्नमेंट जो पावर में होती है वो यही चाहती है कि हमसे कुछ बेहतर चीजें हों। लेकिन देखें ये बात ठीक है कि इनकॉम्पिटेंस भी अपनी जगह होती है, करप्शन भी अपनी जगह होती है, और आप जो है वो प्रायोरिटी चेंज होती है। आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो अपॉइंटमेंट में हमने 1.5-2 महीने लगाए, सबने, मीडिया ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी, सबने मिलके, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसी पे सब लगे हुए। तो प्रायोरिटी देखें ना हमारी क्या है, प्रायोरिटीज अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी फोर्सेस भी बेचारी जो है वो अफेक्ट होंगी, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट होंगे। बिल्कुल। तो खुर्रम ये तो साहब, प्रायोरिटीज की अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती के साथ मैं पूछना नहीं चाह रही आपसे ये सवाल, लेकिन मुझे फिर भी आई एम फोर्स्ड टू आस्क दिस कि ये जो हालात है इस वक्त, तो हमें 7 माह में, और जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं, अब पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये, लेकिन सवाल ये है कि जी 7 माह पहले क्या सिचुएशन आपको बेहतर नजर आ रही थी और ये 7 माह में एकदम से इकोनॉमी एक डाउनवर्ड ट्रेंड और इतने मेजरली डिक्लाइन करते हुए दिखाई दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये अगर कोई सोचता है कि सिर्फ 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो मेरे ख्याल में बड़ा नाइव सोचता है वो। ऐसा नहीं है, ये पूरा ट्रेंड है। देखिए ये कलेक्टिव फेलियर है, एब्सोल्युटली कलेक्टिव फेलियर है। हम देखिए हम करते क्या है, कोई भी गवर्नमेंट आती, वो पीटीआई गवर्नमेंट ने भी किया, वो पीएमएलएन ने भी किया, वो पीपीपी ने भी कुछ हद तक किया, और वो इवन मुशर्रफ के जब दौर था, जनरल मुशर्रफ का, उस वक्त से भी ये प्रॉब्लम थी। हम करते ये कि हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करते। फिस्कल डेफिसिट, देखिए 3 बड़े इश्यूज हैं हमारे जो किसी गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किए, या किसी इवन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव ने भी ठीक नहीं किए। वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम करता है ना हमारे यहाँ बनता है, वो डेट का है। कर्जे हम लेते गए, कर्जों को हम नॉन प्रोडक्टिव यूज करते गए, अपने अवाम को, अपने लोगों में इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी हेल्थ इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। आज हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया का वाहिद कंट्री मेरे ख्याल में अलीना जो वो नहीं कर रहा, जो प्रॉब्लम से फंसा हुआ, और 5वां बड़ा मुल्क भी है, और यंगेस्ट पॉपुलेशन भी है। मतलब आप ये वियर्ड चीज है, तो होता नहीं है दुनिया में कभी भी, इतने अच्छे पोटेंशियल हो और इस तरह जाया हो। उसकी वजह यही है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, और गवर्नेंस कौन ठीक नहीं करते? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आके प्रायोरिटी डिसीजन थे जो अपने मंशूर में बताते हैं। देखिए पिछले 10 महीने की स्टोरी नहीं है ये, पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं है ये, पिछले 10 साल की नहीं है ये, पिछले 70 साल की स्टोरी है। और 40 साल में चीज खराब होना शुरू हुई है,
इस नहज पे पहुंचे हैं। तो ये बिल्कुल। कहता है कि जी हमने 7 महीने में कर दिया, फिर दूसरी ऑपोजिशन कहती है नहीं जी 7 महीने में, 2 साल में किया, 4 साल में। हाँ, ये ठीक नहीं है। राइट। ये सब ने एक फॉर्मूला जो लेके चले कि गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं करने, बस थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स नीचे की ग्रोथ दिखा देनी है, इम्पोर्ट ड्रिवन, और नंबर्स पे हमने एक नैरेटिव पॉलिटिकल क्रिएट कर देना है कि ये सब देखिए हमने दिया आवाम को। ये ठीक नहीं है। हमने कभी भी मुल्क के साथ सही कभी नहीं राइट। होना। खुर्रम साहब, आखिर में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी एक वॉलेटिलिटी और आगाज में इस हफ्ते के नजर आई, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी को आप कितना इस वक्त ब्लेम देंगे कि इस वक्त मुल्की माशी अदम इस्तेहकाम के पीछे मतलब है, और सरमायाकारी भी जो है उससे बड़े ग्रेटली इम्पैक्ट करती हुई दिखाई तो दे रही है। एफडीआईज भी, आपके इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं बाहर बैठ के? देखिए अब तो ये हो गया है, अब हमने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर ली है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियंस हो या कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, कि आपको कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले तो ये था कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, अब तो कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये दोनों शो करते हैं कि हमने क्रेडिबिलिटी कितनी खराब की है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी पे आती है, तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी आती है, और उसका इम्पैक्ट सारा टिकल डाउन होकर इकोनॉमिक पॉलिसीज में आता है। बिल्कुल। इन्वेस्टर ये देखता है कि पाकिस्तान का आइडिया क्या है, अब इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, गवर्नेंस सही नहीं हो रही, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? तो गवर्नेंस का ताल्लुक तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के साथ है। तो मेरे ख्याल में हमारी अपनी प्रायोरिटी सीधी करनी पड़ेगी, वरना बहुत नुकसान हुआ और सबका नुकसान। राइट। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माशियात खुर्रम शहजाद साहब, मुल्की मीशत से मुतालिक और इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, माशी सूरत हाल नज़र आ रही है, वो कहते हैं अगले 1 साल तक तो एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट का कोई इस वक्त सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा। अलबत्ता एक विलिंगनेस हुकूमत की अगर हो तो मुल्क को इस सूरत हाल से बाहर ज़रूर निकाला जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ असद उमर साहब ने काफ़ी कुछ हैरानकुन बातें की, इवन जनरल बाजवा साहब की लेगेसी से मुतालिक, उससे हवाले से हम बात करेंगे। हमारे तज्ज़ियाकार ज्वाइन करेंगे पैनल में, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद जो हमने असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में फ़ौज का जो डिसीजन था गुज़िश्ता साल फरवरी में, जिसका जिक्र साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी गुज़िश्ता हफ्ते किया कि फ़ौज ने डिसाइड किया कि जी वो सियासी मामले में मदाखलत नहीं करेगी, उससे मुतालिक असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में क्या कहा, आइए वो पहले सुन लेते हैं। तो फैसला दुरुस्त था टू स्टे ए पोलिटिकल, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जनरल बाजवा को असद उमर साहब कह रहे हैं पहले ही कहा गया था कि जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है इससे 10 गुना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। हमें ज्वाइन करें दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें थोड़ी देर में रज़ा रूमी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी, ब्रिगेडियर साहब, आज ट्वीट करके उन्होंने भी सिविलियन का जो पॉलिसी मामलात के हवाले से और जो कायदे आज़म की उन्होंने तकरीर के इक़्तिबास को भी अपने ट्वीट का जिस तरह से हिस्सा बनाया। पहला बुनियादी सवाल तो इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा कि जी नई लीडरशिप से जो वो उम्मीद, मिलिट्री लीडरशिप से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अवाम और रियासत के दरमियान जो एक एतमाद का फुकदान है वो दूर किया जाएगा, वो ख़त्म किया जाएगा। सर, आपको लगता है इंस्टीट्यूशन और कौम के दरमियान कोई इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है? देखें, फुकदान सिर्फ इतना सा था कि देयर वाज अ मिस परसेप्शन। जो बात की गई सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज की, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है उसमें उनको एक इनकरेजमेंट होगी, और वो यही दी गई कि किस तरीके से वो आर्मी इन्वॉल्व हो रही है, बट नॉट रियलाइजिंग इट वाज नॉट एन इन्वॉल्वमेंट। देखें, जब आप फौज को क्रिटिसाइज करेंगे, फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज को गालियां देंगे, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप अपनी मुसल्लह फौज के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। आप एक सिपा सलार को आप तनकीद करें, इवन पहले PMLN वाले करते थे, अब आप PTI ने शुरू कर दिया। उसके बाद जिस तरह वो की फौज के खिलाफ इंस्टिगेट करने की, तो वो एक इंडिविजुअल फौज से था, तो अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ एक्शन हुआ सिविल लॉ के तहत। लाइकवाइज उसके बाद आपके सामने आदम सवाती साहब ने जो कुछ कहा, और अभी भी जिस तरीके से तकरीर के दौरान उन्होंने बात की, अभी इतना अच्छा इनका प्रोग्राम था, सारा चल रहा एंड में लाके आदम सवाती को जिस तरीके से खड़ा किया, जो खिलाफ वाली, ये फौज पर डायरेक्ट अटैक है। इसको फौज ने इसको वो भी कानून के तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। दिस अदरवाइज फौज ने ना PMLN को सपोर्ट किया, ना PTI को किया, और दे स्टिक टू इट, एंड टिल टुडे
और यही डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है कि फौज एपॉलिटिकल है, एपॉलिटिकल रहेगी, इसमें बिल्कुल कोई नहीं होगा। वरना अब तक जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, अगर पुराने हालात होते तो कब के काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई होती। और ये यहाँ पर अब काम है पॉलिटिकल लीडर्स का मैच्योरिटी दिखाने का। क्योंकि अलीना बात यह है कि आप मैच्योरिटी दिखाएं, क्या आप अपने पॉलिटिकल मसले हल कर रहे हैं, क्या आपने टेबल पे बैठ के कोई टेबल टॉक की है, वो जुलूस निकाल रहे हैं, आप थ्रेट कर रहे हैं हम मार देंगे, कत्ल ये कर देंगे, फायर कर देंगे, इस्लामाबाद पे शेल फायर करेंगे, ड्रोन ले आएंगे। तो दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। आप बैठे, मुल्क में इस वक्त बड़ा सख्त सियासी गैर का काम है और ये मुल्क की इकॉनमी के लिए तबाहकुन। वी नीड इस वक्त के पोलिटिकल इस्तेकाम हो ताकि आपका मुआशी काम तरक्की की तरफ चले। अभी भी जो हालात हो रहे हैं, कभी आप कह रहे थे कि रिजाइन करते हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे, आप अगर समझी तोड़े हैं तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आप गिव एंड टेक करके अगर अब 1-2 महीने पहले इलेक्शन करा लेते हैं और मुल्क हालात के नॉर्मल पोलिटिकल हालात हो जाते हैं, इकॉनमी स्टार्ट हो जाती है, इट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई। तो पॉलिटिक्स ये है। लेकिन अगर ये समझे कि आप फौज आपकी मदद करे या फौज पीडीएम को बोले जी आप इलेक्शन कराइए, आपको क्या आप रुक जाए, आर्मी विल नॉट कम इन, देयर इज नो क्वेश्चन के इसके लिए। और यही मैं बात करता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, आप इनकरेज करें एस्टैब्लिशमेंट को, आप अपनी मैच्योरिटी दिखा के कीप द मिलिट्री अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। और आज सर जिस तरह से कायदे आज़म की तकरीर का वो इक्तबास जब वो उसका हवाला दे रहे हैं कि जी पॉलिसी मामलात वो सिविलियंस का काम है और फौज की जिम्मेदारी जो है उस पर वो वही काम करना है जो उसके सुपुर्द किया जाए। तो अगर ये कहा जा रहा है, पहले तो आप कहते थे कि जी ये साजिश का हिस्सा है, वो रजीम चेंज किया, और उसके बाद कहते थे चले मान लेते हैं कि साजिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप रोक तो सकते थे। तो रोक तो सकते थे का मतलब, रज़ा रूमी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। रज़ा रूमी साहब, आज इमरान खान साहब ने ये जो ट्वीट किया, आपके भी नज़र से दौड़ा होगा ये ट्वीट। अभी वो जो कह रहे हैं कि जी सिविलियंस के ये तमाम पॉलिसी मामलात सिविलियंस का काम है, और एक वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें कि जी जो फौज और अवाम के दरमियान है, रियासत और अवाम के दरमियान, आपको किन किन मौके में लगता है कि ये सिविलियंस ने अपने रोल को, अपनी जिम्मेदारी को एब्डिकेट किया है खुद से, और उनको मौका दिया है, वो स्पेस क्रिएट की है कि वो आके मदाखलत करें ओपनली? जी अलीना, देखिए बात यह है कि ये बड़ा पेचीदा मामला है और पाकिस्तान की तारीख से जुड़ा हुआ है। मसला ये है कि अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान की सियासत, उसकी नेशनल डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम रोल रहा है और यकीनन उस पर तनकीद भी होती रही है, क्योंकि आधा जो मुल्क की तारीख है उन्होंने डायरेक्टली उसके ऊपर रूल किया है। मगर हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, बदकिस्मती से उन्होंने भी अपनी वो कैपेसिटी जिसे कहते हैं खसूसन उन अमूर के ऊपर, सिक्योरिटी अमूर के ऊपर, डिफेंस अमूर के ऊपर, खारजा अमूर के ऊपर, वो डेवलप नहीं की। कई दहाइयों से ये बहुत से लोग उनको ये कहते रहे कि उनके अंदर जो है कोई कैपेसिटी, कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए। देखें, दुनिया में और सियासी पार्टियां होती हैं, वो होमवर्क करती हैं, थिंक टैंक साथ में उनके होते हैं, एक्सपर्ट्स उनके साथ मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारी सियासी पार्टियों का ज्यादातर तो वजह यहाँ होती है कि वोट कैसे हासिल करने हैं, पैसे कहाँ खर्च करने हैं और इस्टेब्लिशमेंट से कैसे डील करके इक़्तिदार में आना है। अब ये एक हकीकत है, मुसलमा हकीकत। रही खान साहब की बात, तो देखिए खान साहब तो अभी नए नए, जैसे कहते हैं ना, इस बैंड वैगन पे सवार हुए हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की। और अच्छी बात है कि वो जमहूरियत पसंद बन रहे हैं, लेकिन खान साहब की खुद अपनी सियासत और इक़्तिदार में आना जो है वो किसका मरहून मिन्नत रहा है, ये सब जानते हैं शुरू से। चाहे वो जनरल हमीद गुल हो, जनरल वो पाशा साहब हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, और हाली माजी करीब में जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, ये सारे तो इमरान खान साहब को लेके आए थे। 2018 के इंतखाबात जो हैं वो भी सबके पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की वो ख्वाहिश या कम अज कम उनकी मर्जी से वो आए थे पावर में। और ये उन्होंने जो ये एक नादिर मौका था पाकिस्तान में कि जहां पर अगर सिविलियन और जो मिलिट्री कुव्वतें मिलकर एक मुल्क को चलाती और एक नई रवायत बनती, जहां पे ये जो टेंशन होती है आपस में, जो मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं, वो खत्म हो। लेकिन खान साहब ने भी वही किया, अपनी वो बात पे अड़ गए। 1 साल पहले की बात है, आप सबको सारे किस्से पता है, मैं क्या दोहराऊं। अक्टूबर 2021 से उन्होंने जो फड्डा किया जनरल बाजवा साहब से, जनरल फैज साहब की जो ट्रांसफर होनी थी, उसके बाद सारी तारीख आपके सामने है। और फिर जब वो हो भी गया, जब
आर्मी ने ये देखा कि भाई वो बहुत ज्यादा ड्रैग हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा उनको पोलिटिसाइज कर दिया गया है, मीडिया में हर वक्त बात हो रही थी, ऑपोजिशन उनके नाम ले रही थी, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला किया जिसकी तो हम सब ने तायद की है कि एक पॉलिटिकल रोल ही होना चाहिए। राइट, बट लेकिन रजा साहब उसके बावजूद भी असद उमर साहब कहते हैं कि जी कॉलें आती रही हैं, आज तक आ रही हैं, बाई इलेक्शंस के दौरान भी आ रही थी, तो वो ए पॉलिटिकल होने के उसको वो जो बार बार हिट किया जा रहा है कि जी दे वर नॉट ए पॉलिटिकल, अगर डिसाइड भी किया गया। जी अलीना, अब तो वो ये बात कहेंगे ना। देखिए असद उमर साहब ने कल ट्वीट भी किया हुआ था, मैंने देखा जनरल बाजवा साहब की लेगेसी जो है ना उनकी शान में उन्होंने बड़ी जी 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 तारीफें जी की जी जी थी। जी वो पॉलिटिकल तो टर्मोइल और बात शैटर्ड इकोनॉमी वगैरह सब छोड़ के गए हैं। तो मैंने उसके ऊपर उनको जवाब लिखा था, पता नहीं उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैंने उनको कोट ट्वीट करके कहा था कि भाई अगर वो इतने बुरे थे तो आपने 3 साल की एक्सटेंशन क्यों दे दी उनको, किस बुनियाद पे? उस वक्त की आप उनकी ख्यालात देखें और डिक्लेरेशंस देखें, स्टेटमेंट्स देखें, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक वाजे कॉल है जो मौजूदा आर्मी लीडरशिप नहीं आई है उसके ऊपर प्रेशर डालने की कि हमारे साथ जो है हमारा साथ दो, हमारे लिए पार्टिजान हो जाओ, अपना ए पॉलिटिकल रोल छोड़ दो और वापस इक्तदार में लेकर आओ। साहब इसी में मैं फर्दर ऐड करना चाहूंगी, और मैंने बल्कि सुनाया भी नाजरीन को गुज़िश्ता रोज़ असद उमर साहब ने, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ, जो असद उमर साहब की मैंने गुफ्तगू सुनाई गुज़िश्ता रोज़ वो प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी जो गुज़िश्ता 7-8 माह में हुआ है, और बाजवा साहब की जो लेगेसी वो जो 6 साला दौर है उसमें वो कहते हैं 5 साल 4 माह के उस दौर में गालिब आ जाएगा ये जो गुज़िश्ता 7-8 माह में जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ये वाकई में वो ओवरशैडो, ये 7-8 मंथ्स तक के पीरियड और इसमें चीज़ें जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें कुछ सामने आई, उसमें वाकई में वो बाजवा साहब के 6 साल दौर के वो 5 साल 4 माह में एक गालिब आएगा, ओवरशैडो करेगा? दूसरा ये कि वो असद उमर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने पहले से ही इसकी निशानदेही हम कर रहे थे कि जी आपने बहुत अच्छा फैसला किया है कि आप ए पॉलिटिकल रहेंगे, आपने सियासी मामलात से दूर रहना है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी आपकी इन्वॉल्वमेंट को सियासत में। अलीना, बात यह है कि मुझे तो एक समझ नहीं आती है कि कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई है, बताएं। सवाए जब इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री के सिपा सालार को या इंस्टिकेट किया या उनके मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो दो इंडिविजुअल वर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी कानून में उठाएगी। इसके अलावा क्या उन्होंने इंटरफेयर किया, आपको कहीं सपोर्ट किया या उनको सपोर्ट किया? बात यह कि दे ए पोलिटिकल मीन्स ए पोलिटिकल, और 6-7-8 महीने की जो बात है इसके अंदर अगर आपको बता दिया गया, आपको इवन बहुत अर्सा पहले कि जी देखें आपके 20-25 MNA आपको छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज मेक सम अरेंजमेंट्स। जब आप अपने पॉलिटिकल MNAs को, MPs को अप्रोचेबल नहीं है, आप उनको फंड नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि फौज हमें फिर बचा लेगी, तो फौज ने वेंट ऑन द साइड लाइन। और आप इस बात पे एतराज करें कि क्योंकि आपकी मदद नहीं की है या चोरी हो रही है तो चौकीदार किधर है, फिर आपने जो मीर जाफर सो बातें की। इवन देन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शोड रिस्ट्रेंड, किसी ने अनलेस एक आध दफा DGISP ने आगे बात की, क्लैरिफाई चीजें की, तो ये आपको अगर सपोर्ट, ये तो आपका अपना काम है ना। आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने बचाना था? आप चाहते थे फिर फौज बताती, फौज ने पीछे हट के जी आप बी एट अराउंड वी हैव डिसाइडेड अक्टूबर ऑनवर्ड हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपका काम था MP को कंट्रोल करना, बाप पार्टी को कंट्रोल करना, सोनसो को करना आपका काम है। तो व्हाई डू यू ब्लेम मिलिट्री? मिलिट्री कहाँ से? या मिलिट्री ने या तो सपोर्ट किया हो ना उनको PDM को, फिर तो ठीक है। वी जस्ट विद यू सपोर्ट, जो भी आपको असिस्टेंस मिल रही थी। अब आपको 3.5 साल में यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। आप अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लेते, आप अपनी इतनी, आपकी तो उस वक्त पॉपुलैरिटी आई थिंक अगर 6 महीने और रहने देते, PDM ने तो बड़ी गलती किया, तो उनका टिकट लेने वाला कोई ना होता। सो नाउ इज द टाइम, आप बजाय इसके अभी भी आप ड्रैग करते हैं मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को। आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आप अभी अगर असेंबली से निकल रहे हैं, आप पंजाब से या KPK से जा रहे हैं, ये योर डिसीजन बिल्कुल करें, डू एनीथिंग, बट प्लीज पॉलिटिशियंस को, मिलिट्री एस्टेब्लिश को सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट ये है कि आप अपने मसाइल, अपने सियासी मसाइल बैठ के टेबल पर इलेक्शन से लॉन्ग में से जैसे भी करना चाहते हैं, गो अहेड, बट डोंट आस्क मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टू सपोर्ट एनी पार्टी, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज नाउ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ पाकिस्तान के हायर हायरार्की का, लीडरशिप का, कोर कमांडर्स का। इट वाज नॉट जनरल बाजवा। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में आप हमें उलझने के बजाय
आप इसको रिपेयर करें। आपने बहुत नुकसान किया है मिलिट्री का, जो इंडिया 75 ईयर्स में नहीं कर सका वो हमने कर लिया। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब फौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है। यू फाइट एज अ नेशन। और यही इराक में, लीबिया में हुआ था कि उन्होंने फौज को कमजोर करके अपने अजाइम हल किए थे। यहाँ फौज ने मुल्क से सारी दहशतगर्दी सिंगल हैंडेडली प्रोफेशनल तरीके से, इस पे जनरल बाजवा को बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। जो अफगानिस्तान में 59 कंट्रीज नहीं कर सकी, वो हमने यहाँ कर लिया। ये अब उन्होंने दुश्मन ने रियलाइज किया कि फौज को कमजोर करो अगर पाकिस्तान को के ऊपर अपने मर्जी के फैसले करने हैं। सर, लेकिन ये जो रज़ा रूमी साहब ने भी असद साहब की वो ट्वीट का हवाला दिया कि जनरल बाजवा के ऊपर वो जो सारा उनकी वो लेगेसी और उनके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है कि जी पॉलिटिकल टर्मोइल से लेके एक इकोनॉमी की जो एक बुरी सूरत हाल है, और स्पेशली वो कहते हैं कि जी वर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रैक्चरिंग रिलेशनशिप नज़र आ रही है, एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है आर्मी और कौम के दरमियान। इसमें कितना सियासतदानों को या सियासी जमातों को इस पर इसका मलबा जाता है? देखें, इसमें जाता ही आप सियासीदानों को, ना पीडीएम ने पीएमएल ने कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट बदनाम होती जाए, और इन्होंने भी कोशिश की। क्या जनरल बाजवा को एफएटीएफ में देखें क्या काम किया। जब आपको इकोनॉमी पूरे मुल्कों के मिलिट्री कॉन्टैक्ट किए, सिविल गवर्नमेंट में गए, उसके बाद दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म कर दी। आपके सामने ये जो मौका था इसमें, ये कोरोना के अंदर, उस वक्त फौज ने साथ पूरी सपोर्ट की। अभी आपके सामने क्या किया है फ्लड्स के अंदर, फौज ने हर जगह पर काम किए हैं, हर जगह पर आपके साथ खड़ी हुई है। इस्लामिक ममालिक में कितना जाके जनरल बाजवा ने काम किए हैं, चाइना से, सऊदी अरब से, यूएई से पैसे लेना, यही वजह, काफी उनकी अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन अब एक अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, डोंट ब्लेम मिलिट्री, दिस इज वेरी वेरी, यू आर डूइंग वेरी हार्म टू द कंट्री। बस आप फौज को बदनाम कर रहे हैं, फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप मुल्क का नुकसान करें। ये फौज बहुत कुर्बानियां दे चुकी है और दे रही है, और कभी मुड़ के नहीं देखती है। प्लीज स्टैंड विद आर्मी। मेरी पीपल ऑफ पाकिस्तान को ये अपील है, आप साथ हैं तो फौज स्ट्रांग है। और अभी नए चीफ आर्मी स्टाफ आए हैं, इनको बहुत चैलेंजेस हैं, इनको खुश असलूबी से अपने चैलेंजेस पूरा करने हैं। उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। रज़ा रूमी साहब, चैलेंजेस के भी हवाले से एक जो फॉरेन पॉलिसी मामलात को भी लेकर आता है, और असल जो है वो ट्रबल क्रिएट भी वहीं से ही होता है। एक आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आती है, और फिर एक फॉरेन पॉलिसी के मामलात, मदाखलत, और जो डिसाइड किया गया और जो कलेक्टिव डिसीजन है फौज का कि नहीं अब कोई इंटरफेरेंस होगी सियासी मामलात में, सिविलियंस जो है वो इस तरह से चलाएंगे मामलात, आपको लगता है कि वो मदाखलत इन मामलात में भी नहीं होगी? और दूसरा ये कि ये सियासी जमातों में मेच्योरिटी आना किस हद तक आप समझते ज़रूरी है? जो जनरल बाजवा भी गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने भी जिक्र किया कि जी आइंदा इलेक्शन इलेक्टेड हो, बजाय इसके कि हम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के दरमियान में जो है वो फंसे रहे। शिकस्त और अपनी फतह जो है वो कबूल करने का हौसला पैदा करना कितना ज़रूरी है सियासी जमातों के लिए? जी अलीदा, बहुत सारे सवाल आपने कर लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल को एड्रेस करता हूँ। देखिए, बात यह कि अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि फौज की कुर्बानियों की कोई शक नहीं है, और कोई रियासत दुनिया में, कोई नेशन स्टेट का तस्वुर जो है उसकी आर्म्ड फोर्सेस के बगैर नहीं है। ये एक मुसलमा हकीकत है। अगर आप उनको अटैक करते हैं, उनके लीडर को गालियां देते हैं, गद्दार कहते हैं, और उसकी मीम्स बना के देखे ना, कल से ये जो कैंपेन चल रही है पिछले 7 महीने से, वो उसका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान, मैं सिर्फ आर्मी इंस्टीट्यूशन को नहीं, मुल्क को होता है। देखिए ना, आप इंडियन जो है यूट्यूबर्स को देखें, उनके मीडिया देखें, उनके आर्टिकल्स देखें, वहां से वो हमें रोजाना वो भेजते हैं मैसेज कि जी आप इस चीज पे इंटरव्यू दें, ये तो फौज बड़ी कमजोर हो गई है वगैरह वगैरह। उस पर समझ नहीं आती कि इंसान क्या कहे, उनको क्या बताए कि क्या ये असल में तो सियासी फड्डा है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चूंकि इनकी एक्सेस होगी अपने इदारे में, कि खुदारा ये जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था, इस वाले एक्सपेरिमेंट से कोई लेसन लर्निंग हो, और आइंदा किसी को आप जो है वो ना करें इस तरह सर पे ताज पे बिठाकर, इतनी ज्यादा सपोर्ट देकर। और मैं नहीं समझता कि किसी, अब उन्होंने अपने मकसद से दी है, उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि खुश दिली से दी है, ओपन हार्टेडनेस से दी कि पाकिस्तान में एक ईमानदार मसीहा लीडर जो है, आपको पता है हम सब खान साहब के रहे हैं एक जमाने में, उनके असर में रहे हैं। प्लीज ये छोड़ दें, इनको सियासतदानों को लड़ने दें, पार्लियामेंट में जाएं, सियासी मैदान में जाएं। जो पॉलिसी जनरल बाजवा ने अनाउंस कर दी है, इस लीडरशिप ने कर दी है फरवरी में, उसमें कायम रहें। पहली तो ये चीज है।
बाकी जो अलीना आपने जो सवाल किए, चैलेंजेस बेतहाशा है। देखिए टीटीपी का चैलेंज उसी दिन आ गया, उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए मौके का कि यहाँ पे चेंज हो रही है लीडरशिप, उन्होंने ये एक नया मसला खड़ा कर दिया। उसके अलावा हमारे बड़े सीरियस मसाइल हैं, और वो दरीना मसाइल जो अभी ये खराब हुए पिछले 3-4 साल में, पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, उनको रिपेयर करने में ये लोग अब भूल जाते हैं। आजकल तो जनरल बाजवा साहब को वो बड़ा बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन इन तीनों रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने में उनका जाती रोल रहा है, सबके सामने है। बेशिंग वो जाते रहे हैं, सऊदीज को मनाते रहे हैं, अमेरिका के बारे में वो ऐलानात करते रहे, गए भी अमेरिका कई बार। और जो अभी थोड़ी इमदाद शायद आ रही है, हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हो रही है, वो उसमें उनका रोल रहा है। तो बात यह कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है मुल्क में वो है स्टेबिलिटी का, और अंदर हम स्टेबल होंगे सियासी और माशी तौर पर तो हमारी खारिजा पॉलिसी भी ठीक होगी, हमारी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। रही बात सियासी पार्टियों की मैच्योरिटी की, अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हम खान साहब को तो कहते रहते हैं कि जैदी हैं, अनापरस्त हैं, लेकिन बाकी जो है वो भी आप उनको भी देखें ना। राना सनाउल्लाह जब ये बयान देते हैं जी कुचल देंगे और ये फितरे को इस तरह कर देंगे, भाई अब आपकी जिम्मेदारी, अब आप एक ऑपोजिशन लीडर नहीं है, आप मुल्क के वजीर दाखिला है, शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है। वो आप हुकूमती जब पोजीशन में आते हैं तो आप बदल जाते हैं, आप पूरे मुल्क के वजीर होते हैं, आप पूरे मुल्क के वजीर आजम होते हैं। चाहे ऑपोजिशन वाला आपको बुरा भला भी कहता रहे, आपकी जिम्मेदारियां होती है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत वक्त पे होती है। जो रूलिंग कोalition है, आपने अभी बल्कि सुना भी होगा रजा साहब, बिलावल साहब भी तकरीर जो कर रहे थे वो अभी भी उनको लग रहा है जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, अभी भी वो सिलेक्टेड का राज जी खत्म हो गया है। तो इस चीज से बाहर किस तरह से आएंगी सियासी जमातें, और एक दूसरे को एक्सेप्टेंस वो कैसे आएगी एक दूसरे के लिए साथ मिल बैठ के, क्योंकि हमेशा एक मीडिएशन का रोल फिर एस्टैब्लिशमेंट को अदा करने के लिए वो एक स्पेस दी जा रही होती है और खुद मामला जो है वो इदारों की तरफ लेके जाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। आज भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सदर अलवी ने शायद, अभी मैं सुन रहा था कि एक टीवी चैनल पे कि उन्होंने शायद नए आर्मी चीफ को कहा है कि जी आप बातचीत कर लें, और खान साहब का कोई आपसे झगड़ा नहीं है, इदारे के साथ कोई मसला नहीं है, एक शख्स से था। अब दूसरी साइड है, वो भी कोशिश करेगी कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को अपने पीछे ले आओ ताकि सारा काम बढ़े। लेकिन बात यह है कि अलीना, इसमें हमारे मीडिया का बहुत अहम रोल है। देखिए हमारे मीडिया की ट्रांसमिशन जो है ना, वो इन फसाद को, इन झगड़ों को एयर टाइम देते हैं, बढ़ाते हैं ताकि रेटिंग या रीडरशिप या वेबसाइट की क्लिक्स बढ़े। मसला ये कि हमें ये याद करना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या जरूरी है। मुल्क के लिए डायलॉग जरूरी है, पार्लियामेंट में डायलॉग जरूरी है, कुछ लचक जरूरी है। अर्ली इलेक्शन चाहते हैं इमरान खान साहब, यार 2-3 महीने देते हैं अर्ली इलेक्शन, क्या कयामत आ जाएगी, पहले कर लें। अगर आपने करना ही अक्टूबर नवंबर में, तो आप उसको जून जुलाई में करके खत्म करें ये मामला, बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3-4 महीने से। जिद पे जब अड़ते हैं ना, ये 77 में भी हुआ, 90s की दहाई में जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ये हर 2 साल में होता था। लॉन्ग मार्चें हो रही हैं, एक दूसरे के बोल रहे और एस्टेब्लिशमेंट को धकेलते थे बीच में। अभी भी इनकी यही मंशा है लेकिन मुझे ये लगता है कि नए आर्मी चीफ के बारे में जो मुझे पता लगा है कि आई डोंट थिंक कि वो इतनी आसानी से ये इस वाले ट्रैप में आएंगे, और आई होप नॉट कि वो उनको फोर्स किया जाए कि जी आके तो एक साइड की को जरा दबाओ, दूसरी साइड को मनाओ। ये उनका काम ही नहीं है। मैं यही चीज, रजा साहब आपकी ये बात जो है, ये नुक्ता ब्रिगेडियर साहब जो लेसन लर्निंग की बात भी की रजा साहब ने कि भाई पिछला एक्सपेरिमेंट अब नहीं दोहराया जाए। ऑल्दो कि जनरल बाजवा जब ये बात की एडमिशन उनकी नजर आती है कि जी गुज़िश्ता साल से अगर डिसाइड हो गया सियासी मामलात में, तो गुज़िश्ता साल फरवरी से पहले, यानी कि ये एक एडमिशन भी है, एक कन्फेशन भी है कि उससे पहले मामलात में मदाखलत हो रही थी सियासी मामलात में। सो अब सर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली अपने आप को एपॉलिटिकल रखा जाएगा, और जिस तरह रजा साहब कह रहे हैं कि भाई इनको लड़ने दें आपस में सियासी पार्टियों को, सियासी जमातों को, लेकिन इनको फैसले खुद करने देने चाहिए। मैं रजा रूमी से मैं बहुत मुत्तफिक हूँ, और मेरी बात का यकीन करें, इट इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री का, हायर कमांडर्स का, कि अब इंटरफेयर नहीं होगी। और ये जो नए चीफ आए हैं, ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल सिपा सालार हैं। उनकी प्रायोरिटी फौज की ट्रेनिंग, ऑपरेशन रेडीनेस, जोग्राफिकल बाउंड्रीज और रियासत पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक सपोर्ट करना, जो एक बनता है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, ये लड़ें
लॉन्ग मार्च करें। हाँ, खुदा न खास्ता जहाँ रियासत पाकिस्तान की बुनियादों को फर्क पड़ता है, वहाँ फौज को ये भी अगर खुद बुलाएंगे तो फौज आके ठीक करेगी, अदरवाइज आर्मी विल नॉट कम इनटू इट। नाउ दे विल नेवर इंटरफेयर। उसके बाद ये आप देखें ना, ये बात है कि अब आपके सामने ये जो हालात हो रहे हैं मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। क्या किसी को, पॉलिटिशियन को, किसी को, चाहे वो पीटीआई है या पीएमएलएन है या 13 जमातें हैं, आप मुझे बताएं किसी को फिक्र है मुल्क कहाँ जा रहा है? मुल्क की इस वक्त स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, डिफॉल्ट के कितने नजदीक पहुंचे हुए हैं, क्या मिल के बैठे हैं? इन्होंने कोई, हुकूमत ने कोई कॉल दी ऑपोजिशन को, और बैठ के चलो यार मसले का हल कर लेते हैं, लेट्स वी आर रियली इन शैम्बल्स, आप बैठते हैं मिल के कोई हल निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल उम्मीद की बात थी कि 1-2 महीने से क्या फर्क पड़ेगा? गिव स्पेस टू एक दूसरे को। अगर आपके अगस्त में इलेक्शन कराने, आप मई में इलेक्शन करा लें, ताकि जिसको मैंडेट मिले वो अगला बजट भी वो बनाए और आगे चलाए भी। सर यू थिंक ब्रिगेडियर साहब, यू थिंक कि नए इंतखाबात जो है वो उसकी तरफ आ जाना चाहिए? मतलब बजाय इसके कितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में तो आप ऑलरेडी, मतलब मौजूदा हुकूमत भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक रखी हुई है। 100% आना चाहिए। और सेकंड ये है कि इस वक्त हुकूमत की प्रॉब्लम ये है कि दे हैव नॉट डिलीवर्ड। उनको अप्रैल में 1 साल हो जाएगा, अगले साल आप अप्रैल 1 साल, आपको 6 महीने और मिल जाएंगे, आपने जो डिलीवर करना है कर लें। यू वांट टू रिट्रीव योर पोजीशन, ओके कर लें, अवाम का कॉन्फिडेंस करना है कर लें, बट देन होल्ड इलेक्शंस एंड लेट पीपल डिसाइड कि उन्होंने किसको लेके आना। अगर आप आते हैं तो व्हाई नॉट? बल्कि मैं तो कहूँगा नवाज शरीफ साहब भी आए, आके सबको ओपन फील्ड दे दें, लड़ें, इलेक्शन लड़ेंगी, किसी को क्रिप ना हो। लेकिन ये अगर ये नहीं होगा तो ये जब तक अगस्त तक इलेक्शन होते हैं ये मुल्क में टर्मोइल रहेगा, इससे इकोनॉमी और डाउन होगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बहुत नुकसान। और इसका मलबा जो है वो ऑब्वियसली सियासी जमातों को ही जा रहा है, सिविलियंस को जा रहा है। रज़ा रूमी साहब, फाइनल कमेंट सर। नए इंतखाबात, और अभी तो असेंबली तहलील करने के मामले में उलझा दिया गया है, आपको लगता है नए इंतखाबात करवा देने चाहिए ताकि ये जो एक दूसरे को बेल आउट दिए जा रहे हैं, एक ने बेल आउट दिया कि जी हमें ऑल आउट शायद कर देंगे उस वजह से बचाने के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं, नए इंतखाबात होने चाहिए? देखिए जी, बात है कि इंतखाबात तो होने हैं और वो 10 महीने में होने हैं, 10-11 महीने में। 2-3 महीने पहले हो जाए कोई कयामत नहीं होगी, कोई आसमान नहीं गिरेगा। लेकिन खान साहब को भी ये समझना चाहिए कि उनको एक एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी नहीं बनना चाहिए। वो मुल्क के साबिक वजीर आजम है, एक मकबूल रहनुमा है, उनके पीछे करोड़ों लोग हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अब वो जनरल बाजवा चले गए हैं, उनका वो हदफ जो था वो खत्म हो गया। एक रीसेट करें वो भी अपने को, जहन को, और उनको ये बार बार ताकीद करनी चाहिए उनके साथियों को भी, उनके एडवाइजर्स को भी, वो गलत रास्ते पे मत डालें इनको। ये इस वक्त मुल्क की मईशत आप देखें कहाँ जा रही है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये पोलराइजेशन। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। और जिस तरह से आज खान साहब अगर हुक्म का फरमान कोट कर रहे हैं, अपने ट्वीट में उसको हिस्सा बना रहे हैं, तो उम्मीद यही की जाती है कि सियासी जमातें इसी तरह से इस पर अमल पैरा होते हुए अपने मामलात को मिल बैठ कर हल की तरफ लेकर और डायलॉग के थ्रू लेकर आना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी है, जब तक स्टेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंसी नज़र आएगी पॉलिसीज़ में और मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी नहीं है तो अदम इस्तेहकाम, जिससे हम माशी तौर पे बड़े नुकसानात उठा रहे हैं, इसको हमें ज़रूर और हमारे सियासतदानों को जो है इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।